So hello my dear students, this is Bhavesh Sharma and this is our second video for class 9. तो बच्चा लोग इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सेल को इंट्रोड्यूस किया था, डिस्कवरीज पे हम लोगों ने बात की थी और जो पहली डिस्कवरी थी जिस पे हमने बात की थी इट वाज अबाउट रॉबर्ट हुक. ओके, तो हम रॉबर्ट हुक के बारे में बात कर चुके थे और हमने ये जाना था कि एक लिटिल रूम की शेप में एक चीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेल, जिसको हमने लैटिन नेम दिया था सेलुला. ओके, विच इज ऑल्सो नोन एज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके बेटा, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है. और अगर कोई पूछे आपसे दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल, तो बच्चा लोग आप इसके लिए मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल समझाता हूं कि जैसे अगर आपको अपना एक मकान बनवाना हो तो उसके लिए बेटा आपको जरूरत किसकी पड़ती है? ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है. एक एक ईंटें जोड़ जोड़ के पूरे हम अपने मकान बना लेते हैं. ऐसे ही हमारी पूरी बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है, बॉडी के अंदर जो ग्रोथ होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो एक एक सेल के कॉम्बिनेशन से, मतलब जब ग्रुप ऑफ सेल जब आपस में क्या करते हैं, जब कंबाइन होते हैं, जब यूनाइट टुगेदर होते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा टिश्यू बन जाता है. और जब यही ग्रुप ऑफ टिश्यू जब आपस में कंबाइन होता है तो वो क्या बन जाता है? ऑर्गन बन जाता है. और यही जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम, जिसकी हेल्प से हमारा प्रॉपर पूरा एक ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर हो जाता है. तो हमने यहां तक बात कर ली थी. आइए अब कुछ और बात करते हैं इसके बारे में और देखते हैं हम लोग कि किन किन साइंटिस्टों ने अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसमें और किसका किसका इस स्टडी ऑफ सेल में. द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल दैट इज नोन एज द सेल बायोलॉजी. तो सेल बायोलॉजी में और किसका कंट्रीब्यूशन था, आइए जानते हैं. जो सेकंड पॉइंट जो बेटा आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट एन अनदर साइंटिस्ट. ओके माय डियर स्टूडेंट, इन 1674 okay there was a scientist whose name was Anton von Leeuwenhoek. Antony von Leeuwenhoek. What he did actually? By the help of the advanced microscope, he discovered an living cell. So the living cell was discovered by Anton von Leeuwenhoek in the year 1674. Okay my dear students, so for his discovery of living cell he took an advanced microscope and he took an organism known as bacteria. He took bacteria for his experiment and discovered an living cell. ओके बेटा, अब यहां से डिस्कवरी ने एक नया मोड़ ले लिया. अब हर एक साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन देना स्टार्ट किया जिससे कुछ नई नई बातें सामने आना स्टार्ट हो गई. ठीक है, आखिर ऐसा क्या हुआ? देखो बेटा क्या हुआ ना यार कि इवोल्यूशन, आप जानते हैं इवोल्यूशन का मतलब, इसका मतलब होता है बदलाव, समय के साथ बदलाव. जब समय के साथ बेटा बदलाव होता है तो बदलाव के साथ साथ टेक्निक्स और टूल्स में भी बदलाव आते हैं. जब टेक्निक्स और
टूल में जब बदलाव आता है तो चीजें और बेहतर तरीके से हमें समझ में आना स्टार्ट हो जाती है। ओके बेटा, तो बेटा आप लोग ये जानिए कि 19th सेंचुरी में क्या 19th सेंचुरी में क्या हो गया, एडवांसमेंट हो गया। क्या हो गया, एडवांसमेंट हो गया। अब एडवांसमेंट किसमें हुआ, दो चीज में एडवांसमेंट आया, टूल्स और दूसरा टेक्निक्स। टूल्स और टेक्निक्स में एडवांसमेंट आना स्टार्ट हो गई थी। कब बेटा, 19th सेंचुरी में। आखिर क्या एडवांसमेंट हुई बेटा, जैसे कि हम लोग जानते हैं टूल्स, अगर हमें एक ऐसा ऑर्गेनिज्म देखना हो जिसको हम अपने नेक्ड आईज से ना देख सकें, उसके लिए हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है माइक्रोस्कोप। ओके बेटा, जैसा कि अब एडवांसमेंट किसमें हुई, टूल्स में, और टूल्स का नाम क्या था, माइक्रोस्कोप। बेटा नाम ही बता रहा है माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, और बेटा इतना छोटा कि जिसको आप अपने नेक्ड आई से तो बिल्कुल ही नहीं देख सकते। स्कोप का मतलब होता है विजुअलाइज करना। ओके, स्कोप का मतलब होता है विजुअलाइज करना, मतलब छोटे ऑर्गेनिज्म को विजुअलाइज करना, इसी को हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। और जिसका एक छोटा सा मतलब होता है, जिसको माइक्रोस्कोप को हम लोग क्या कहते हैं, इट इज नोन एज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या है ये, ऑप्टिकल इसको हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं माइक्रोस्कोप को। ओके बेटा, ठीक है। माइक्रोस्कोप बेटा आपका दो तरीके के होते हैं। एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप, जिसके अंदर आपके दो तरीके के माइक्रोस्कोप आते हैं। एक होता है सिंपल, एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, और दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके बेटा, और जो सबसे खतरनाक माइक्रोस्कोप है, जिसके आने से तो डिस्कवरी ने नया मोड़ ले लिया, ऐसी ऐसी चीजें डिस्कवर होना स्टार्ट हो गई, इसके बारे में बताऊंगा आपको। सेल तो डिस्कवर हुआ, लेकिन सेल के अंदर के कंपोनेंट जिसको हम लाइट या सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख ही नहीं सकते थे, लेकिन वो भी डिस्कवर हो गया। क्रेडिट किसको जाता है, उसका नाम था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बेटा ये भी, इसकी भी वेवलेंथ अच्छी होती है, मैग्नीफाइंग पावर इसकी भी बहुत अच्छी है, हम भी अच्छे तरीके से सेल्स को देख सकते हैं, ऑर्गेनल्स को देख सकते हैं। लेकिन पता है आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खासियत क्या है, सिंपल कंपाउंड से 1 लाख से 5 लाख गुना, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, 1 लाख से 5 लाख गुना ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर होती है आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो मैं क्यों कह रहा हूं कि 19th सेंचुरी में टूल्स और टेक्निक में डेवलपमेंट आया। जब टूल्स और टेक्निक में बेटा जब डेवलपमेंट आता है ना, तो इवोल्यूशन होता है और नई नई चीजें हमारे सामने आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आइए बात करते हैं। हमने पहले वीडियो में बताया था, जो पहला सेल डिस्कवर हुआ था इसको हमने कहा था डेड सेल, रॉबर्ट हुक साहब का नाम आया। दूसरा लिविंग सेल विच हैज बीन डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लीeuwenhoek बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, अब 19th सेंचुरी में मैं क्या बता रहा हूं कि टूल्स और टेक्निक्स में डेवलपमेंट आ गई है,
इट मीन्स दैट हमारे पास अब एकदम प्रॉपर तरीके के टूल्स भी थे और टेक्निक्स भी थे, जिसकी हेल्प से अब हम और नए नए ऑर्गेनल्स और नए नए सेल पार्ट्स की डिस्कवरी कर सकेंगे। ओके बेटा, आइए डिस्कवरी करते हैं उस चीज की। डिस्कवरी हम तो नहीं करेंगे, हम डिस्कवर हुए चीजों को आपके सामने लाएंगे और समझाएंगे। ठीक है, तो आइए कुछ और बातें करते हैं। पहले तो बेटा हम लोग बनाएंगे एक सेल का स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर के साथ साथ हम आपको चीजों को बताना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर हम एक सिंपल स्ट्रक्चर अगर एक ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ऐसे बना देते हैं। एक चीज जान लीजिएगा बेटा, सेल का कोई कॉमन शेप नहीं होता है, क्योंकि अगर आप कह दोगे सर आपने वहां पे कहा हेक्सागोनल शेप बताया था, बेटा सेल का कोई भी कॉमन शेप नहीं होता है। ठीक है ना, वो भी आप जान जाओगे क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। मान लो ये आपका एक सेल है, ठीक है, ओके, ये फर्स्ट मेम्ब्रेन एंड दिस इज एन अनदर मेम्ब्रेन विच आई एम ड्रॉइंग ओवर हियर। Okay, there will be the center core part, okay, some thread like structure in the center core part and some granule like structure. Okay, okay, so what is this? Let us name them. Okay, my dear students, this membrane is known as the cell wall. My dear students, cell wall is actually dead. It is non-living wall, okay, dead, and this cell wall is only present in the प्लांट है। ओके, तो बेटा सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स नहीं होंगे, एनिमल्स में नहीं होंगे। ठीक है ना बेटा, जो दूसरी मेम्ब्रेन जो हमारी होती है, दिस सेकेंड मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा, हालांकि इन दोनों ही मेम्ब्रेन के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम शॉर्ट वर्ड में सीएम और पीएम भी बोलते हैं। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है ये। अब देखिए, ये सेल वॉल की तरह एक्चुअली में डेड नहीं होता है। ये क्या होती है? अलाइव मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है ये? दीज आर द अलाइव मेम्ब्रेन, and these membranes are present in both where also in plants and also in the animals, दोनों में ही होते हैं ये। ठीक है बेटा, अब आइए बात करते हैं कुछ और इसके बारे में। अब ये क्या है? It is known as semi-fluid, क्या बेटा? Semi-fluid or known as the cytoplasm. Cytoplasm or प्रोटोप्लाज्म। हालांकि बाद में ये कुछ चेंजेस भी इसमें आए, उस चेंजेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी। ठीक है ना, अभी बेसिक चल रहा है, तो बेसिक में भी ये जानो कि इसे हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं और प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। ठीक है ना, जब हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिंग जब तरीके से बात करेंगे तो हम ये प्रोटोप्लाज्म को यहां से मिटा देंगे, लेकिन अभी के लिए ये प्रोटोप्लाज्म यही रहेगा। ठीक है ना, आपको मानना पड़ेगा। ओके,
समझ में आया चीज आपको? मतलब क्या समझ में आया हमको? मेम्ब्रेन्स के नीचे क्या होते हैं भाई? फ्लूइड होती हैं, ठीक है। इसको हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं और जिसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं, ठीक है बेटा। अब ये क्या चीज है? इसको हमने कह दिया था भाई सेंटर कोर पार्ट। क्या कहा हमने इसको? हमने कह दिया था इसको सेंटर सेंटर कोर पार्ट। इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं बच्चा लोग? ये है न्यूक्लियस, ओके, विच इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल। क्या कहते हैं इसको? ब्रेन ऑफ द सेल। सेल का ब्रेन कहा जाता है, समझ में आ रहा है? अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया, ये क्या है बेटा? एक्चुअली में ये थ्रेड की तरह दिखता है, इसीलिए हमने कह दिया द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जिसका नाम है जेनेटिक मटेरियल। क्या नाम है इसका? जेनेटिक material, okay. This genetic material is actually known as the DNA or RNA, okay my dear students। तो मैंने सारे ही पार्ट्स को इसके अंदर मेंशन कर दिए हैं। ये साइटोप्लाज्म देख रहे हैं आप, इसको हम फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं? ढेर सारे, मान लो ऑर्गेनल्स होते हैं ऐसे। अभी मैं हम लोग ऑर्गेनल्स को डीपली बात करेंगे, एक एक ऑर्गेनल्स के बारे में बात होगी, ठीक है। दिस साइटोप्लाज्म कंटेन, व्हाट इज कंटेन? इट कंटेन ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं इनके अंदर, सेल ठीक है। इट कंटेन सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, विच हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सेल जो भी अपना स्ट्रक्चरल बनाने में हेल्प करता है, जो फंक्शन करने में हेल्प करता है, एक्चुअली में ये सब सारे चीजें जो परफॉर्म होती है वो सेल ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस की हेल्प से हो पाती है। अगर न्यूक्लियस ना हो और सेल ऑर्गेनल्स ना हो तो सेल आपका इतना सक्षम नहीं है। ये दोनों ही एक सपोर्ट सिस्टम है जिसकी हेल्प से सेल इतना बड़ा लंबा चौड़ा काम कर रहा है, ओके बेटा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों बनाया। आइए अब नामकरण करते हैं, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ चुका था, टूल्स एडवांस हो चुके हैं। जब टूल्स एडवांस हो गया तो टेक्निक्स तो एडवांस होगी ही होगी। आइए अब ये जो न्यूक्लियस लिखा, दिस न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट Brown, okay. This nucleus was discovered by Robert Brown in the year 1831. In the year 1831, Robert Brown discovered the center core part known as the nucleus, okay, the cell wall, which is being present in the plant. It was discovered by Robert Hooke. Robert Hooke. Getting my point or not? This semi-fluid, which is also known as the cytoplasm or protoplasm, it was discovered by Purkinje. It was discovered by Purkinje. Discovered the cytoplasm or the protoplasm. Getting my point or not, my dear students? So this was the certain thing which I was trying to tell to you all. Hope आप लोग को समझ में आया होगा ये चीज। तो कंटेंट समझ लीजिए, डिस्कवरी समझ लीजिए, कौन कौन कब क्या डिस्कवर किया था, ठीक है। आइए कुछ और बात करते हैं। अभी सिर्फ उसे बेटा हम लोग साइंटिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं।
वो साइंटिस्ट जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन डिस्कवरी ऑफ सेल में दिया था। आइए, तो एक दो साइंटिस्ट और हैं, दो क्या तीन साइंटिस्ट और हैं अभी, ठीक है ना। पहले हम उन दो के बारे में बात करेंगे और फिर तीसरे वाले के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो एक साइंटिस्ट है, दो साइंटिस्ट है एक्चुअली, ठीक है ना। एक को हम कहते हैं बॉटनिस्ट, क्या कहते हैं, बॉटनिस्ट। एक को हम लोग कहते हैं जूलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट। आखिर इसका मतलब क्या बेटा, ये भी एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। द पर्सन हु स्टडी अबाउट प्लांट दे आर नोन एज बॉटनिस्ट एंड द पर्सन हु स्टडी अबाउट द एनिमल्स दे आर नोन एज द जूलॉजिस्ट। ओके ना। तो बॉटनिस्ट है एक और एक जूलॉजिस्ट है, ठीक है ना। तो बॉटनिस्ट कौन थे, शिल्डेन। शिल्डेन एक थे थियोडर शीवान। एमजे शिल्डेन एंड थियोडर शीवान, बोथ बॉटनिस्ट एंड बोथ द जूलॉजिस्ट। व्हाट दे डिड, एक्चुअली में इन लोगों ने डिस्कवर किया था the very famous theory known as the cell theory. Okay, they discovered the cell theory. आखिर ये सेल थ्योरी क्या है बेटा, ये सेल थ्योरी बताता है हमको, जैसे अगर हम लोग किसी से पूछते हैं कि व्हाट इज लिविंग थिंग, तो आप कहते हो सर लिविंग थिंग आर दोज हु आर अलाइव and those who are alive it means that they are made up of cell। मतलब आप कहना चाह रहे हो सर प्लांट के अंदर भी सेल होता है और एनिमल के अंदर भी सेल होता है, इसीलिए सर वो अलाइव होता है। लेकिन ये लाइन आप तक गई, और ये लाइन एक्चुअली में दिया कौन, एक्चुअली में ये लाइन दिया किसने था, एमजे शिल्डेन और थियोडर शीवान ने इसको बताने का काम किया था। ओके, 1838 में ये बोले कि प्लांट्स में सेल होता है, और 1839 में थियोडर शीवान ने बोला कि एनिमल्स के अंदर भी सेल होता है। तो दोनों भाई बोले आओ हम दोनों हाथ मिलाते हैं भाई, इसका मतलब तो ये है भाई कि लिविंग प्लांट भी लिविंग है, एनिमल भी लिविंग है। और उसका मतलब ये क्या होता है बच्चों कि both plants and animals are made up of cell. It means that all form of living organisms are made up of cell. समझ आपको आया क्या बोलता है, organisms are made up of cell। समझ आपको आ रही ना कि ऑल लिविंग थिंग्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ सेल। ओके, इन्होंने डिस्कवर कर दिया। अब भाई कोई चीज डिस्कवर हो और उसमें फिर रीडिस्कवरी ना हो, मतलब कोई भी चीज अगर सर्च हो रही है तो मजाल है कि उसके सर्च पे रिसर्च ना हो, बिकॉज साइंटिस्ट आर वेरी क्यूरियस। साइंटिस्ट आर वेरी क्यूरियस टू नो कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, कि इसके पीछे क्या रीजन है। इसी रीजन को जानने के लिए जो तीसरा बंदा था, कौन, तीसरा बंदा, आइए उस तीसरे बंदे के बारे में बात कर लेते हैं। होप आपने कॉपी इसको कर ही लिया होगा, ठीक है। हम मान चलते हैं, वीडियो को पॉज करिए, आराम से वीडियो को वॉच करिए और पॉइंट्स को मार्क करते हुए चलिए, जिस जगह जो दिक्कत हो मुझसे उससे रहिए। चलिए अच्छी बात है। अब भाई दो साइंटिस्ट तो हो गए, मैंने कहा तीसरा भी एक तो है, ओके ना। उस तीसरे बंदे का नाम है रुडोल्फ वर्काउ।
रुडोल्फ वर्चाव। ओके, रुडोल्फ वर्चाव। एक्चुअली में इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसी सेल थ्योरी पे जो सर्च हुई थी सेल थ्योरी, इसी पे इन्होंने रिसर्च कर डाला, और रिसर्च करने के बाद एक्चुअली में इन्होंने बहुत एक अच्छी चीज फाइंड की, जिसकी वजह से इस सेल थ्योरी का नाम पड़ गया मॉडर्न सेल, का नाम पड़ गया बेटा मॉडर्न सेल थ्योरी। ओके, आखिर ये मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कहती है? ये मॉडर्न सेल थ्योरी कहती है ओमनिस सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये क्या चीज है भाई? आइए जानते हैं बेटा। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है, एक्चुअली में जब इनसे क्वेश्चन पूछा गया मेरे हिसाब से कि भाई लिविंग थिंग तो सेल से बन गया, मान लिया, स्ट्रक्चरल भी यूनिट भी कहते हैं, फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं, मान लिया, ठीक, 2 पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन आखिर सेल आया कहां से? फ्रॉम वेयर डू द सेल्स आर बीइंग अराइज? इसका आंसर बताया किसने? रुडोल्फ वर्चाव ने बताया। कहा कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब होता है सेल अराइज फ्रॉम, क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल से ही सेल आया, सिंपल सा मतलब क्या है? सेल से ही सेल आया। जो सेल पहले से एग्जिस्ट कर रहा था उसी सेल से हमारा दूसरा सेल आया। कौन कहा? रुडोल्फ वर्चाव ने कहा। इसीलिए सेल थ्योरी क्या हो गई? मॉडिफाई हो गई, उसका नाम क्या पड़ गया? मॉडर्न सेल थ्योरी। आई बात समझ में? कॉपी करिए फटाक से। अब कुछ नया बात करते हैं बेटा। क्या होता है ना, जब हमने कहा कि ऑर्गेनिज्म हैज बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर लेवल, इसका मतलब ये आता है कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एक सेल से बने हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं। ऐसे सेल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में सिर्फ 1 सेल है, मतलब 1 सेल से बच्चा लाइफ की पूरी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। सब कुछ कर रहा है, एक एक चीज, सारी एक्टिविटीज उसी एक सेल से हो रही है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा? अमीबा हो गया, ईस्ट हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये सब क्या है बेटा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है? ये पूरी की पूरी लाइफ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक सेल पे। लेकिन अगर हम अपनी बात करें, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं। कौन से ऑर्गेनिज्म हैं? आइए बात कर लेते हैं। आई थिंक कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने इसे। पता है आपको, इसी बेसिस को देखते हुए ऑर्गेनिजम्स को ना अलग अलग ग्रुप्स में कर दिया गया है। इसका पे एक चैप्टर भी है क्लास 9th में, पढ़ाऊंगा उसको भी। ठीक है ना? अब बेटा देखो, एक होता है मोनेरा, मोनेरा, एक होता है प्रोटिस्टा, एक होता है फंगी। ओके बच्चा लोग, एक होता है प्लांटेई और फिफ्थ होता है एनिमेलिया। दिस इज नोन एज द 5 kingdom classification which has been discovered by the R.H. Whitaker.
ओके ना। आर.एच. व्हिटेकर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। भैया कहा ये कि मोनेरा होता है, प्रोटिस्टा होता है, फंगी होती है, प्लांटी, एनिमेलिया होता है। इनके बारे में हम लोग बहुत डीप में बात करेंगे, पूरा चैप्टर ही इनके ऊपर है, 3rd चैप्टर, ठीक है। लेकिन अभी हम क्यों लिखे हैं इसको, कुछ समझाने के लिए, ठीक है। जो बेटा ये मोनेरा होता है ना, मोनेरा, ये मोनेरा, पहली चीज तो बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं भैया? सिंगल सेल। क्या होते हैं बच्चा? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। और सेकंड चीज क्या होते हैं? ये होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या चीज है बताऊंगा अभी आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक यही है। और उसके बाद जानते हो क्या होता है? जो हमारा प्रोटिस्टा होता है, फंगी होता है, प्लांटेई होता है, एनिमेलिया भी होता है। हालांकि जो प्रोटिस्टा है ये भी आपका सिंगल सेल्ड है। ये भी आपका क्या है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आपका प्रोटिस्टा भी है। लेकिन पता है आपको, बट ये प्रोकैरियोट में आपका प्रोटिस्टा नहीं आता। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉट, प्रोटिस्टा आपका प्रोकैरियोट में नहीं आता है। ये किस में आता है? ये आपका आता है ये आता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आता है, ठीक है ना। मतलब थोड़ा सा तो इससे डेवलप्ड है भाई, ठीक है। और उसके बाद जो आपके फंगी होते हैं, प्लांटेई होते हैं, एनिमेलिया होते हैं, तीनों के तीनों बंदे ये यूनिसेलुलर तो बेटा बिल्कुल नहीं होते, ठीक है। क्या होते हैं ये? दीज ऑर्गेनिजम्स आर एक्चुअली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या होते हैं ये? ये होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये। क्या होते हैं बच्चा? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है ना। अब आइए कुछ बात करते हैं इनके बारे में थोड़ा सा अच्छे से। अब ये चीज शायद समझ में आ गई हो आप लोगों को। समझ में आ गई है? अच्छी बात है। नहीं आई है पूछिएगा, ठीक है, फिर समझाऊंगा। जूम क्लास ले रहे हैं आप लोग? अच्छी बात है, ले रहे हैं तो। नहीं ले रहे हैं तो थिंक अबाउट इट, ओके। अब बात आता है कि सिंग यूनिसेलुलर। देखो बेटा, पॉइंट है हमारा नेक्स्ट यूनिसेलुलर, UNI, CELLULAR, यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब होता है वन, सेलुलर का मतलब होता है बच्चा लोग सेल। इसका क्या मतलब हुआ? ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ वन सेल, दे आर नोन एज यूनिसेलुलर। मतलब ऑर्गेनिज्म up of one cell known as unicellular organism. It means all the like activity will be performed by the only one cell. एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं? बैक्टीरिया, protozoans, okay, yeast and many more organism, okay। ये सब क्या है? एक सेल से बने होते हैं। पूरी की पूरी लाइफ एक्टिविटी एक सेल से ही परफॉर्म करते हैं, ओके। नेक्स्ट इज विल बी द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। भाई ये तो टोटली अलग है यूनिसेलुलर से, टोटली अलग है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर, मल्टी का मतलब क्या होता है? मोर देन वन। सेलुलर का मतलब क्या होता है?
cell, matlab organism which are made up of more than one cell, they are known as multicellular organism. Example will be, आपका क्या आएगा, fungi, plantae, animalia. क्या बच्चा, fungi, plantae and the animalia are known as the multicellular organism. ओके, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक चीज बहुत ही अच्छा करता है. क्या करता है, जान लो. इट परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ, मतलब कि इसके अंदर क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है. क्या होता है इसके अंदर, डिवीजन ऑफ ओके, डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए इन ऑर्गेनिजम्स के पास अलग अलग सेल होते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, मतलब क्या, फूड, न्यूट्रिशन लेना, उस न्यूट्रिशन को डाइजेस्ट करना. ठीक है, डाइजेस्ट का मतलब होता है ब्रेक डाउन, जो कहां होगा, स्टमक में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो अलग अलग सेल रिस्पॉन्सिबल हैं. मतलब कि हर एक एक्टिविटी को, मतलब अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सेल, रिप्रोडक्शन करने के लिए रिप्रोडक्टिव सेल, बॉडी को डेवलप करने के लिए सोमैटिक सेल, मतलब अलग अलग सेल हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. इसी को हम लोग कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर. लेकिन बेटा पता है आपको, ये डिवीजन ऑफ लेबर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एकदम नहीं होता है. किसके अंदर होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये डिवीजन ऑफ लेबर होते हैं. जैसे कौन, फंगी हो गए, प्लांटेई हो गए और आपके एनिमेलिया हो गए. ठीक है बेटा, आज इतना ही करते हैं. ठीक है, अभी तक का जो पढ़ाया है ध्यान से सुनो. ओके, पॉज कर करके वीडियो बनाइए, जो समझ में ना आए मुझसे पूछिए. इसके बाद हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सेल्स के शेप, साइज, नंबर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक के बारे में बात करेंगे. ठीक है, टिल देन टेक केयर, थैंक यू.